Hello students, I am Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College Dhalpur, BSc पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियोज मैं आपको यहाँ अपलोड करूँगा। टाइम टेबल के हिसाब से मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने को दिया गया है। हम यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हुए जो भी आपके सिलेबस में है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात आती है कि यहाँ अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो अभी तक आपने यह देखा है कि यहाँ पर 3 आपके पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दूसरा पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है और तीसरा पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। इन तीनों पेपर्स के ये 33 मार्क्स का है, ये 33 मार्क्स का है और ये 34 मार्क्स का है, तो टोटल ये 100 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा यहाँ प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो वो 50 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 150 मार्क्स यहाँ केमिस्ट्री में होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर को हम भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज अवेलेबल कराऊंगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक आपने जो देखा है वो ये था कि आपकी एक बुक हुआ करती थी 12th में, उसी में ही आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट होता था, ऑर्गेनिक का होता था, फिजिकल का होता था। कॉलेज लेवल पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से पेपर होता है जो कि 33 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक का भी अलग से पेपर है वो भी 33 मार्क्स का है और फिजिकल का अलग से पेपर है वो 34 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ ये केमिस्ट्री जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। वहां पर क्या होता था, आपके लेसन्स होते थे, पाठ होते थे, उन पाठों को आप वेटेज के आधार पर पढ़ते थे। यहाँ पर भी पार्ट ना होकर के यूनिट्स हैं, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, वहां पर टोटल आपकी 5 यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम की बात करने में सबसे पहली बात आती है यूनिट्स की। यहाँ पर यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो 5 यूनिट्स यहाँ पर हैं जिसको मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ और यूनिट फिफ्थ। ये 5 यूनिट में हर केमिस्ट्री, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, डिवाइड है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसके यूनिट फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो आपका इस यूनिट में आता है वो आता है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस, जो आप पढ़ के भी आए हैं सॉलिड स्टेट के नाम से, उसी का डिटेल रूप यहां पर आपको पढ़ना है, आयनिक ठोस, ठीक है। वहां पर आपने कुछ ब्रीफ इसका पढ़ा है, यहां पर उससे आगे का पार्ट आपको पढ़ना है। इस यूनिट फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका आयनिक ठोस है, दूसरा पार्ट आपका मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब है धात्विक बंध। यहां पर आपको धात्विक बंध को समझाने के भिन्न भिन्न सिद्धांतों के बारे में देखना है। और तीसरा जो है वो है वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शन का मतलब है दुर्बल अंतरक्रिया। दुर्बल अंतरक्रिया से मतलब आपको यहां पर इस चैप्टर के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बंध और हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ना है। धात्विक बंध में धात्विक बंध क्या होता है, धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बंध सिद्धांत, बैंड सिद्धांत, ये आपको यहां देखने हैं। और आयनिक सॉलिड्स में आपको ये देखना है कि आयनिक
रेशियो क्या होता है, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। कोई भी आपका वॉइड होता है, चाहे वो ट्राइंगुलर हो, टेट्रागोनल हो, टेट्राहेड्रल वॉइड हो, क्यूबिक वॉइड हो, उसके लिए आयनिक रेडियस का मान क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, और उनके बारे में यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स में आपको देखना है। तो यूनिट फर्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की यूनिट फर्स्ट में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आयनिक सॉलिड को दिखाएगा, आयनिक ठोस को दिखाएगा, और दूसरा धात्विक बंध को, तीसरा दुर्बल अंतर क्रियाओं को दिखाएगा। जब हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से मतलब है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट आपका है यहां पर MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। ये 2 पार्ट यहां पर यूनिट सेकंड में है जो आपको देखने हैं, अणु कक्षक सिद्धांत। और यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम हर यूनिट के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करेंगे। वैसे मैं यहां बता देता हूं, कोवलेंट बॉन्ड के अंतर्गत आपको यहां पर सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण हम कैसे देखते हैं, संकरण क्या होता है, संकरण के प्रकार हमको यहाँ पर देखने हैं, वेस्पर थ्योरी क्या है उसके बारे में देखना है, उसके अनुप्रयोग क्या क्या है वो भी हमें देखना है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, समनाभिकीय और विषमनाभिकीय अणुओं के लिए अणु कक्षक सिद्धांत की भी हमको यहाँ बात करनी है। इस यूनिट के अंतर्गत 2 पार्ट हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा MOT। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड यहाँ पर है S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर आपको वर्ग, आप सभी जानते हो, वर्ग 1 और वर्ग 2 जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके तत्वों को हम S ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिसमें से वर्ग 1 के तत्व हमारे क्षारीय धातु कहलाते हैं, जबकि वर्ग 2 के तत्व हमारे क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। उनकी डिटेल स्टडी हमको यहाँ करनी है, जो आप लास्ट क्लासेस में भी करके आए हैं, पर यहाँ पर उनका और भी डिटेल्ड आपको पढ़ना है। दूसरा है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 के तत्वों को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो वहां पर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, कुछ क्राइटेरिया हमको देखने हैं, जिनके अंतर्गत हमें स्टडी करनी है। यूनिट 4 की जब हम बात करते हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो पहला पार्ट होता है हमारा सम मॉलिक्यूल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा जो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर देखनी है। बोरेन्स के बारे में स्टडी करनी है, बोरेन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, अकार्बनिक बेंजीन क्या होती है, उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। और दूसरा है हमारा केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस भी आप पढ़ के आए हैं। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस से मतलब है उत्कृष्ट गैसों का रसायन। आप सभी जानते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। उनका रसायन क्या है, यहाँ पर हमें जीनोन के फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की मुख्यतः बात करनी होती है कि जीनोन के फ्लोराइड्स क्या हैं, जीनोन के ऑक्साइड्स क्या हैं, जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स क्या हैं। तो यूनिट 4 भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, जहां पर आपको बोरेन्स, फास्फोरस से रिलेटेड फॉस्फाजीन्स के बारे में देखना है। और दूसरा हमारा केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसों के रसायन में आपको जीनोन की मुख्यतः स्टडी करनी है। 5वीं जो यूनिट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मतलब है हम बात करेंगे वहां न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एटम्स या हम बात करें कौन कौन से फोर्स उस न्यूक्लियस में जो भी एटम्स होते हैं उनको बाइंड अप करने का कार्य करते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री में आपको देखना है रेडियो रसायन। रेडियो रसायन से मतलब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। वो यह बताती है कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल है वो सेल्फ ही डिसोसिएट हो जाता है, डिफरेंट प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करता है। उन्हें हम बोलते हैं अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण। तो इस तरीके से आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 33 मार्क्स का है,
वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। और इन 5 यूनिट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो यूनिट फर्स्ट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आयनिक ठोस को, दूसरा पार्ट मेटालिक बॉन्ड को, तीसरा वीक इंटरेक्शन। यहाँ पर वीक इंटरेक्शन में आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बंध के बारे में। यूनिट सेकंड के 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखना है, दूसरा पार्ट आपको MOT के बारे में देखना है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट थर्ड जो है उसके भी 2 पार्ट हैं, यूनिट फिफ्थ के भी 2 पार्ट, फोर्थ के भी 2 हैं और फिफ्थ के भी 2 हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट्स के अंतर्गत यदि हम लेसन्स की बात करें तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए। ये तो बात हुई सिलेबस की। हम हर यूनिट को अलग अलग लेंगे और यूनिट वाइज हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर या किस किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं हम पेपर की कि पेपर में क्या होता है। पेपर की जब हम बात करते हैं तो देखिए अभी तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी ने कुछ सिलेबस को कम करने का ट्राई किया है, बशर्ते इसमें यूनिट्स तो 5 ही रहेंगी, लेकिन इस यूनिट के पार्ट में से कुछ को हटा दिया जाएगा, कुछ को इसमें से हटाएंगे, कुछ को इसमें से हटाएंगे, ऐसा आया है। फाइनली नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। पेपर की जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा, उस पेपर में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10 क्वेश्चंस आते हैं। हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, हर यूनिट से। ये यूनिट टेस्ट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये यूनिट टेस्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे, ये यूनिट टेस्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स आपकी कितनी यूनिट है? टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट कितनी है? 5। और हर यूनिट से हर यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा? 2। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? 5 क्वेश्चंस। हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जैसे यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन का लगभग वेटेज जो होता है वो 6.5 मार्क्स के बराबर होता है पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 6.5 नंबर का होता है, उस हिसाब से 6.5 नंबर के क्वेश्चन में कई पार्ट भी हो सकते हैं, 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, 1 पार्ट हो सकता है। तो जब हम पेपर की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके का आता है, जब हमने सिलेबस को देख लिया, सिलेबस हमारा 5 यूनिट्स में डिवाइड है, उस यूनिट में कितने कितने पार्ट हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? पेपर की। तो जब हम पेपर की बात करते हैं, जो पेपर हमारा आता है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना होता है। हर यूनिट से जब आप 1 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 क्वेश्चन लगभग 6.5 मार्क्स का होता है। तो उस हिसाब से आपके लगभग 33 नंबर, पूरे जो 33 नंबर होते हैं वो इन 5 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। ये तो बात हुई हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ये बताना था। यहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो वो भी 50 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होता है, ऑर्गेनिक से भी होता है, फिजिकल से भी होता है, रिकॉर्ड अलग होता है, वाइवा अलग होता है। तो ये तो कुछ फ्रेमवर्क था जो मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है। पेपर की बात भी मैंने आपके सामने रखी है, सिलेबस की बात भी मैंने आपके सामने रखी है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब हम बात करते हैं किसकी? यूनिट सेकंड की, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। यूनिट सेकंड, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं सह संयोजक बंध, और दूसरा पार्ट है आपका MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब पहले हम ये देखें इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम, क्योंकि हमें पता है इस यूनिट से संबंधित हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड हो सकता है, किससे भी इंटरमिक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फ्रेमवर्क देखते हैं कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस की बात करते हैं, इस यूनिट के अंदर क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड की, कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एंड इट्स टाइप। मतलब
बंध की परिभाषा और प्रकार। उसके बाद हमें बात करनी है, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हमें यहां पर पढ़ना है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं। सह संयोजक जो बंध होता है उसमें दिशात्मक गुण, सह संयोजक बंध में दिशात्मक गुण, इस पर शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जो सह संयोजक बंध बनता है उसमें दिशात्मक गुण किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे सह संयोजक बंध बनता कब है। तीसरा जो पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है वो देखनी है बीबीटी। बीबीटी से मतलब है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये पढ़ना है आपको और मुख्यतः वो हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है। संयोजकता बंध सिद्धांत किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए मुख्यतः आपको पढ़ना है। और एवं इसकी कमी, अगला इसमें क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसमें क्या क्या कमियां रह गई वो आपको यहाँ पर देखनी है। अगला जो हमें यहाँ पर टॉपिक इस यूनिट में पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ आपको इस पूरी यूनिट को, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है संकरण और उसके प्रकार, संकरण एवं इसके प्रकार। वैसे आप पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा होगा संकरण क्या होता है, संकरण के नियम होते हैं, और हम किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी अणु होता है उसमें केंद्रीय परमाणु का संकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कौन कौन से प्रकार का संकरण होता है, sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, sp3d, sp3d2, d2sp3 एंड sp3d3, ये आपने पढ़े हैं। अब हम बात उसके बाद इस यूनिट के अंतर्गत पहले हम बंध की परिभाषा एवं प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों की बात करेंगे। उसके बाद हमें बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और उसकी कमियों की बात करनी है। उसके बाद हम संकरण और इसके प्रकारों की बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे BSEPR थ्योरी, ये है हमारा बेस पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता बंध इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसकी हमको बात करनी है। और इसकी बात करने के बाद इस एवं इसके उपयोग, इसके अनुप्रयोगों की बात करनी है कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, ज्यामिति और संरचना को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर हमें पढ़ना है किसके बारे में, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत किसके लिए, समनाभकीय। समनाभकीय का मतलब ऐसे अणु जिनका निर्माण दो एक ही प्रकार के नाभिकों के द्वारा होता है, एवं विषम नाभिकीय अणुओं के लिए अणुकक्षक आरेख, विषम नाभिकीय अणुओं के लिए MOT पढ़ना आपने पढ़े होंगे, जैसे H2, ठीक है, उसके लिए MOT डायग्राम कैसे हम स्केच करते हैं। विषम नाभिकीय, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर आपको CO के बारे में, NO के बारे में आपको अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पर बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ एवं बंध लंबाई, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा मान लीजिए, बंध ऊर्जा और बंध सामर्थ्य की हमको यहाँ पर बात करनी है। फिर हमें यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्या इसकी इकाई होती है, और हम द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं। किसी भी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होगा या नहीं, वो अणु ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा, वो हमको यहाँ देखना है। और प्रतिशत आयनिक लक्षण, हमको किसी भी बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप जब आप पढ़ोगे प्रतिशत आयनिक लक्षण की गणना करना, ठीक है। कोई भी बंध ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% सहसंयोजक होता है। किसी भी सहसंयोजक बंध में कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण होते हैं, किसी भी आयनिक बंध में कुछ ना कुछ मात्रा में सहसंयोजक लक्षण होते हैं। तो किसी सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, उसकी गणना हम किस तरीके से करते हैं, वो भी इस यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको B2H6, जिसे हम बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन की संरचना और एल्किल लिथियम एवं एल्किल लिथियम की संरचना पढ़ें। एल्किल लिथियम RLI टेट्रामर के रूप में पाया जाता है। टेट्रामर का मतलब 4 अणु इसके जुड़ते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं ये आपको इस यूनिट के अंतर्गत इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ना है।
पहला चैप्टर आपका यहां से यहां तक होता है, ये पहला चैप्टर ये है, और यहां से यहां तक का पार्ट आपका दूसरे चैप्टर में आपको स्टडी करना है। कोवेलेंट बॉन्ड में अब सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा है। आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, धात्विक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, उनकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, उनकी बात करेंगे। कैलकुलेट से मतलब यह है कि वहां पर सिग्मा बंध कैसे बनता है, किन किन कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन होता है, पाई बंध कब बनता है। फिर हमें बात करनी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, फिर हम बात करेंगे संयोजकता बंध इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की और इसके उपयोगों की। उसके बाद हम लेसन सेकंड में आएंगे जहां पर हम बात करेंगे कुछ समनावकीय और विषमनावकीय अणुओं के लिए अणुकक्षक आरेख की। उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की, फिर हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, फिर हम बात करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की, प्रतिशत आयनिक लक्षणों की गणना करना। लास्ट में हम इस यूनिट में बात करेंगे डाइबोरेन की संरचना और एल्किल लिथियम की संरचना क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे कहां से, डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंड इट्स टाइप।